आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे इस लेक्चर में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, बट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहेंगी वो चीज़ें ही मैं यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स होंगे उसमें हर अमेंडमेंट में वेरियस काइंड ऑफ पॉइंट्स रहते हैं, तो उसमें से जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो अमेंडमेंट वाली जो चीज़ होती है वो आर्टिकल 368 से होती है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर जो अमेंडमेंट रहेंगे वो फर्स्ट से लेके 40th रहेंगे, 40th। ओके, 1 से लेके 40 तक के जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होंगे उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वही इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। ओके, जिसमें हम बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ओके, और बोल सकते हैं आप लैंड रिफॉर्म। ये दो चीज़ें आपको याद करके चलनी पड़ेंगी कि अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ था और यहाँ पर एक लैंड रिफॉर्म हुआ था, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब ये एक चीज़ और आ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हुआ था 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था। ओके, 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था। तो ये कुछ फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बात करते हैं 6th अमेंडमेंट की। तो जो 6th अमेंडमेंट हुआ था वो 1956 में हुआ था, जिसमें हमने क्या किया था, यूनियन लिस्ट में एक नए सब्जेक्ट को ऐड किया था। जिसमें क्या था कि जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ हम बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो टैक्स अब किसको जाएगा, यूनियन लिस्ट को जाएगा। पहले क्या था कि स्टेट इसके पास अपनी सारी टर्म एंड कंडीशन स्टेट की हुआ करती थी और जो टैक्स वहाँ से आता था वो स्टेट के पास जाता था। अब क्या हो गया है कि एक अमेंडमेंट हुआ था, जो 6th अमेंडमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अब ये टैक्स जिससे प्राप्त होगा वो हमारे स्टेट को मिलेगा, स्टेट की बजाय यूनियन को मिलेगा। ओके, यूनियन के पास अब ये सारा टैक्स जाया करेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी कोई स्टेट का सब्जेक्ट उठा के अगर हम यूनियन में डाल दें तो वहाँ से आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि स्टेट की जो पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है और यहाँ पर जो अधिकरण होता है वो यूनियन का ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो आपका ये वाला पॉइंट हो जाता है, थर्ड पॉइंट, कि इसमें क्या हुआ था। बात करते हैं 7th अमेंडमेंट की, जो कि 1956 में ही हुआ था। इसमें क्या है, जैसे क्या है कि एक कोड होगा। ओके, ये मान लीजिए एक कोड है और एक हमारे पास एक स्टेट S1 है और दूसरी स्टेट S2 है। तो इनके लिए एक कम, वैसे तो क्या होना चाहिए बेसिकली कि इसका सेपरेट एक कोड होना चाहिए। इसका खुद का S2 का C2 कोड होगा और S1 का C1 कोड होगा। बट 7th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, इसमें बोल दिया कि इन दोनों का एक ही कोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे C = C1 + C2। ठीक है, तो दो स्टेट के लिए खर्चा कम आएगा, दोनों स्टेटों का कंबाइंड कोड होगा उससे। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो, जैसे आप लाइव एक एग्जांपल देख सकते हैं कि पंजाब का कोड देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, आपको पंजाब और हरियाणा का कंबाइंड कोड मिल जाएगा। ओके, मुंबई का देख सकते हैं आप, मुंबई का भी कोड है, उसमें आपके लिए गोवा और दादरा नगर हवेली, इन सब का कंबाइंड कोड आपको मुंबई में मिल जाएगा। 16th अमेंडमेंट की बात करें तो ये 1963 में हुआ था। इसमें दो शब्द थे जो कि पहले ओथ में, जैसे ओथ और अफर्मेशन जैसे लेते हैं, जो कि आपकी 3rd शेड्यूल में आती है। ओके, ओथ एंड अफर्मेशन की बात करें तो वो आपके 3rd शेड्यूल में रहती है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो वो 3rd शेड्यूल में नहीं आती और वाइस प्रेसिडेंट की भी 3rd शेड्यूल में ओथ्स नहीं आती हैं। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद करके रखनी है। बाकी जो ओथ्स एंड अफर्मेशन होती है वो 3rd शेड्यूल में काउंट की जाती है। तो उस टाइम पे क्या था, ये सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी वाला जो जो ये शब्द हैं वो उस ओथ और अफर्मेशन में नहीं थे, तो उनको क्या किया गया था, 1963 में ऐड कर दिया गया था 16th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं 18th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966 में हुआ था, जिसमें पार्लियामेंट को एक पावर दी जाती है। वो क्या कर सकता है, एक न्यू स्टेट क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि किसी स्टेट का आपको एरिया घटा दिया जाए, हो सकता है किसी स्टेट की एरिया को बढ़ा दिया जाए, हो सकता है कि दो यूनियन टेरिटरी को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, हो सकता है कि एक स्टेट को डिवाइड कर दिया जाए दो यूनियन टेरिटरी में। जैसे कि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, उसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना दिया गया आपके लिए लद्दाख। ओके, तो ये सिर्फ पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है और किसी के पास ये पावर नहीं होती है। ओके, तो ये वाला आपके लिए अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आप जम्मू एंड कश्मीर वाला जो इशू है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि 18th अमेंडमेंट
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1966 में हुआ था। जो भी स्टूडेंट यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल काफ़ी यूज़फुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वो टोटल यहाँ पर कवर कराया जाएगा एग्जाम से पहले। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, खासकर आपके लिए जीएस वाला जो पोर्शन रहेगा वो आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। 21st अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं तो 1967 में 21st अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें सिंधी लैंग्वेज को हमने ऐड किया गया था। ये यहाँ पर क्लासिकल नहीं होगा, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज होती हैं जो कि आपकी 8th शेड्यूल में दे रखी हैं, ठीक है, जिसमें आपके लिए 15th जो लैंग्वेज थी वो सिंधी ऐड की गई थी। ऑलरेडी इसमें कितनी थी, 14 थी, और जो हमने ऐड की गई थी वो 1967 में एक ऐड की गई थी जो कि सिंधी ऐड की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 15th लैंग्वेज कौन सी हमने ऐड की है, तो वो आपके लिए सिंधी हो जाती है, जो कि 21st अमेंडमेंट से किया है। अब बात करते हैं 25th अमेंडमेंट, जो कि 1971 में हुआ था। राइट टू प्रॉपर्टी को, उसकी जो पावर थी उसको कम कर दिया गया था, ठीक है। पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट में हुआ करती थी, अब इसको उठा के फेंक दिया है आर्टिकल 300A में, ओके। क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था, अगर फंडामेंटल राइट में होती तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तानाशाही नीचे पलती। अब क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको अपने कंट्रोल में ला के उसको, जो उसका ऑनर होगा उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड कर देती है, ओके। तो ये इसका मेन मकसद था फंडामेंटल राइट से निकालने का, ओके। 26th अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। इसमें प्रिवी पर्स और प्रिविलेज को अबॉलिश कर दिया गया था। अब ये होता क्या है, प्रिवी पर्स और प्रिविलेज, जो पहले राजा रजवाड़ा हुआ करते थे उनको एक इनकम दी जाती थी, ठीक है। जैसे उनकी जो भी प्रॉपर्टी या फिर जो भी चीज़ें थी उनको, जैसे प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, तो प्रिंसली स्टेट क्या है कि राजा रजवाड़ों के पास ही रहा करती थी, तो उनको क्या कर दिया गया, अब तो वो चीज़ रही नहीं, अब क्या बना दिया गया, स्टेट बना दिए गए। तो जब हम उन चीज़ को स्टेट बनाते हैं तो क्या है, इनके लिए एक कंपनसेशन दे दिया गया है। 31st अमेंडमेंट की बात करें तो ये 1972 में आया था। इसमें क्या किया गया था, लोकसभा की जो सीट थी उनको बढ़ा दिया गया था। अब कितना बढ़ाया गया था, ये चीज़ भी आपको याद करके चलनी है। तो ये 525 से 545 कर दी गई थी, ओके। अगर हम करंट स्ट्रेंथ की बात करें 2021 में तो 543 अभी प्रेजेंट में, ओके, लोकसभा की जो सीट है। और अगर हम लोकसभा की हाईएस्ट सीट की बात करें किसके पास रहती है, तो लोकसभा की जो हाईएस्ट सीट है वो यूपी के पास रहती है। 38 अमेंडमेंट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है या फिर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, हो सकता है उनको आपकी वजह से कोई हेल्प मिल जाए, अच्छा कंटेंट मिल जाए और उनके एग्जाम में उनका बेनिफिट हो सके, ओके। अगर अच्छा लगता है तभी शेयर करें, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में उसका रीज़न बता सकते हैं, जिससे कि आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे उस पर हम इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करके आपके लिए वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो 31st अमेंडमेंट हुआ था 1975 में। यहाँ पर जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी की जो पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास रहती है। प्रेसिडेंट के पास रहने के साथ साथ इसमें कोई प्रेसिडेंट को ये जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा कि भाई जो इमरजेंसी है वो क्यों लगा रहे हैं आप, ओके। जैसे किसी काम के लिए करने के लिए कोई इसका ये एक जिम्मेदार बंदा होता है और उसको आगे चल के किसी के लिए बताना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए किसी को बताना नहीं होगा कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया है, ओके। प्रेसिडेंट भी इमरजेंसी उसी कंडीशन पे लगाएगा जब उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पर किसी चीज़ की पार्टिकुलर एरिया में हमें ज़रूरत पड़ रही है, तभी इमरजेंसी का इस्तेमाल करेगा। प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, तो ये आपका आर्टिकल 123 से होता है, ओके, जिसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टेरिटरी नॉन जस्टिसेबल होते हैं। प्रेसिडेंट के पास एक और एक्स्ट्रा पावर होती है, ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी है या फिर आप बोल सकते हैं अदर इमरजेंसी होगी। जैसे नेशनल इमरजेंसी आपके आर्टिकल 352 में आ जाती है, प्रेसिडेंट रूल आपका 356 में आ जाता है और आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में आ जाती है। तो ये जो डिफरेंट इमरजेंसीज हैं वो किसी भी टाइम लगा सकता है और किसी भी पार्टिकुलर एरिया में भी लगा सकता है और ऑल ओवर इंडिया में भी लगा सकता है, ओके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।